हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट 2021 का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। अब देख लेते हैं इस नोटिफिकेशन में ऐसी क्या बातें हैं जिनको हमको ध्यान में रखना है। कई बार ऐसा होता है कि हम बिना नोटिफिकेशन को पूर्ण रूप से पढ़े हुए फॉर्म तो फिल कर देते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है और हमारा चयन हो जाता है तब हम पाते हैं कि हमने जो फॉर्म भरते वक्त गलतियां की थी वो अब एक विकराल रूप धारण कर चुकी हैं। तो यहाँ हमें सबसे पहले ये काम करना है कि एक बार नोटिफिकेशन के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें देख लेने हैं, ताकि जब भी आपका रिजल्ट आता है, चयन होता है, तो आपको ऐसे गलतियों की वजह से जो समस्या का सामना करना पड़ता है वो ना करना पड़े। तो यहाँ पर स्टार्टिंग डेट रजिस्ट्रेशन की आप सभी लोगों को पता है 25 मई 2021 से शुरू हो चुका है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि रजिस्ट्रेशन की या ऑनलाइन शुल्क की या आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि जो है वो 21 जून 2021 है। यानी 21 जून 2021 तक आपको फॉर्म फिल कर लेना है। यहाँ आप जितनी जल्दी से फॉर्म फिल कर लेते हैं उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि जब लास्ट डेट आती जाती है तो सर्वर पर बर्डन बढ़ने लगता है और इस वजह से कई बार सर्वर क्या होता है, डाउन हो जाता है और फॉर्म कई अभ्यर्थियों के नहीं भर पाते हैं। तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में भर लेना है। दूसरी चीज़, इस बार एक नई व्यवस्था दी गई है कि आवेदन अगर आपने किया है और उसमें कुछ त्रुटि हो गई है, कुछ आपने फिल किया और वो गलत हो गया है, तो एक बार आपको मौका दिया जाएगा कि आप उस गलती को सुधार सकें। यानी संशोधन करने की एक तिथि आपको दी गई है और एक बार मौका मिलेगा। उस तिथि के अंदर आपने जो भी गलती किया है आपने उसको सुधार लेना है। चलते हैं अगले पॉइंट पर, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक बात यह कही गई है कि जब फॉर्म, अभी तक क्या था, यूपी ट्रिपल एससी के वेबसाइट पर एक व्यवस्था दी गई थी ओटीआर की, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आने वाली जितनी वैकेंसी थी उनमें जब आपको फॉर्म फिल करते तो वहां पर ओटीआर का होना जरूरी था। यानी ओटीआर में एक प्रोसेस होता है जहां आपका डिजिटल लॉकर जनरेट किया जाता है। यहाँ पर आपका जो फॉर्म पेट का आया है, यहाँ ओटीआर कंपलसरी नहीं है। यानी कि आप यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 का फॉर्म जो है उसको आप भर सकते हैं, फ्रेशली भर सकते हैं, यानी ओटीआर नहीं है तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है। जबकि आयोग की वेबसाइट पर पहले ऐसा बोला गया था अगर आपके पास ओटीआर नहीं है तो आप फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे, ऐसा इसमें बोला गया है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है क्यों यूपी ट्रिपल एससी का पेट इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर बात की जा रही है वेतन बैंड 1 से लेकर के वेतन बैंड 2 तक, यानी 5200 से लेकर के 20200 तक का जो ग्रेड पे है वो होता है 1900, और 9300 से लेकर के 34800 तक का जो ग्रेड पे होता है वो 4600 होता है। यानी बैंड 1, वेतन बैंड 1 से लेकर के वेतन बैंड 2, 1900 ग्रेड पे से लेकर के 4600 ग्रेड पे तक की जो भी वैकेंसी हैं यूपी ट्रिपल एससी निकालेगा, जो भी अधियाचन यूपी ट्रिपल एससी को प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट आप देखेंगे, यूपी ट्रिपल एससी ने अभी निकाला था, एक पोस्ट आती है ईओ की, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अधिशासी अधिकारी। ये पोस्ट बहुत बेहतरीन पोस्ट होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि यूपी पीसीएस में जो कुछ अभ्यर्थी सेलेक्ट होते हैं वो इसको प्रायोरिटी देते हैं, यानी पीसीएस को छोड़ करके ये ज्वाइन कर लेते हैं। अभी तक ईओ की पोस्ट लोअर पीसीएस यानी यूपी पीएससी के द्वारा जो एक पेपर कंडक्ट करवाया जाता था लोअर पीसीएस का, उसमें ये वैकेंसी हुआ करती थी, लेकिन पिछले साल से ये यूपी ट्रिपल एससी में आ चुकी है। इसी प्रकार सहायक चकबंदी आयुक्त का पद हो गया। बहुत से ऐसे पोस्ट हैं जो 4600 ग्रेड पे के होते हैं। तो यहाँ पर इस नोटिफिकेशन का इम्पोर्टेंस ये हो जाता है कि 1900 ग्रेड पे से लेकर के 4600 ग्रेड पे तक की वैकेंसी पेट के माध्यम से करवाई जाएंगी। यानी कि पेट अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया और ये वैकेंसी आ जाती हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो यहाँ पर एक ये बात कही गई है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए उम्र की बात की जा रही है कि एज क्या हो। जिन्होंने 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष पार कर ली हो तथा 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त ना हुई हो, वो पेट का फॉर्म भर सकेंगे। यानी 18 वर्ष से अधिक हो उम्र और 40 वर्ष से कम हो। काउंट कब किया जाएगा? 1 जुलाई 2021
2021 से। अगला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है, जब भी इस टाइप के नोटिफिकेशन आते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी फॉर्म को फिल करते हैं, चाहे वो टेट की बात की जाए या फिर पेट की बात की जाए, तो यहाँ एक शिफ्ट में पेपर करवाना संभव नहीं हो पाता है और ना ही वो सुविधाजनक होता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि कई दिन पेपर चलते हैं, कई शिफ्टों में पेपर होते हैं। जाहिर सी बात है, जब कई शिफ्ट में पेपर होंगे तो पेपर के लेवल में डिफरेंस आ जाता है, और जहाँ डिफरेंस होगा वहाँ नंबर में भी डिफरेंस आएगा। और ऐसे सिचुएशन में जहाँ जिस शिफ्ट का पेपर इजी होगा वहाँ पर नंबर स्कोरिंग ज़्यादा आसान हो जाएगा, और जहाँ टफ क्वेश्चन होंगे वहाँ नंबर अभ्यर्थियों के कम आते हैं। तो यहाँ पर चयन में एक आप देखेंगे तो त्रुटि हो जाती है, यानी कि कुछ अभ्यर्थियों का पेपर आसान आने वजह से ज़्यादा नंबर मिल जाते हैं, कुछ अभ्यर्थियों का पेपर कठिन होने की वजह से कम नंबर आते हैं। तो यहाँ आयोग का कहने का ये है कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जो कि 22 मई 2019 को वेबसाइट पर पहले ही सूचित किया जा चुका है। यानी कि नॉर्मलाइजेशन होगा, एक फार्मूला होता है जिसके माध्यम से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पेट में लागू होगी। यहाँ परीक्षा की तिथि अभी कुछ ऐसी है नहीं कि कब होगी। हाँ, कोरोना काल जब भी समाप्त होगा, पेंडेमिक जो फैला हुआ है, उसके बाद कभी भी तिथि घोषित की जा सकती है। अगला पॉइंट है स्कोर को लेकर के। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसलिए हो जाता है कि पेट की जो आप परीक्षा देते हैं, जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है या जो रिजल्ट आपका आता है, वो कितने वर्ष के लिए या कितने माह के लिए वैलिड होगा, कब तक वो मान्य होगा। तो यहाँ पर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों का स्कोर परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से 1 वर्ष तक मान्य होगा। यानी कि जब आयोग की वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड होगा और वो पब्लिश होगा, उस डेट से लेकर के 1 वर्ष तक आपका ये पेट सर्टिफिकेट, ये पेट का जो आपका रिजल्ट होगा, ये वैलिड होगा। उस 1 वर्ष के अंदर जो भी यूपी SSSC वैकेंसी निकालती है जिस भी पोस्ट के लिए, वहाँ पर आप एलिजिबल हो पाएंगे। और अगर आपने पेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आप उस फॉर्म को फिर नहीं भर पाएंगे या आप उस परीक्षा को नहीं दे पाएंगे। आवेदन कैसे करें, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए, आवेदन करने के लिए 5 स्टेप दिया गया है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, फोटो हस्ताक्षर, फॉर्म के शेष विवरण को भरा जाएगा, फिर फीस का भुगतान, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन हो गया और फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है। यहाँ इंपॉर्टेंट 2 बातें निकल करके आती हैं। पहला पॉइंट ये हो गया कि आपको फॉर्म जो फिल करना है उसमें जो भी आपको डिटेल्स देनी है वो आपके 10th यानी हाई स्कूल के मार्कशीट और सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सॉरी, कई बार ये होता है कि हम फॉर्म तो फिल करते हैं लेकिन हम अपनी आईडी देख लेते हैं या दूसरे डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं, नाम भी अगर डालना रहता है माता या पिता का नाम, तो हम उसके अकॉर्डिंग डाल देते हैं। यानी 10th हाई स्कूल के मार्कशीट सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ना डाल करके दूसरे आईडी के अकॉर्डिंग डाल देते हैं, वहीं पर हम गलती कर बैठते हैं। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो भी डिटेल्स डालनी है वो 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट के अनुसार डालनी है। यहाँ पर जन्मतिथि भी आपको जो डालनी है वो 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार ही डालनी है, अलग से कुछ नहीं डालनी है। एक तो ये गलती अभ्यर्थी अमूमन कर देते हैं, तो ये गलती नहीं करना है। दूसरी चीज़ ये है कि कई बार करते क्या है कि फॉर्म तो फिल कर देते हैं लेकिन उसका प्रिंट आउट नहीं लेते हैं। अभी टेक्निकल सब कुछ चल रहा है तो डिजिटल टाइम में तो प्रिंट आउट लेने का मतलब नहीं होता। हाँ, आप डाउनलोड जरूर करें फॉर्म, उसे आप मेल पर भेज दें। मेल का सब्जेक्ट आप कुछ लिख सकते हैं, यूपी SSSC पेट 2021 या जो भी आपको करना है, ताकि आप कहीं भी रहें, जब भी आपको ज़रूरत हो आप प्रिंट आउट या देखना चाहें तो फॉर्म देख सकते हैं। अमूमन होता क्या है, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है उस वक्त आयोग बोल देता है कि आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए। जैसे अभी जो भी परीक्षाएं हो रही हैं उसमें ट्रांजैक्शन डिटेल मांग लेता है, जर्नल नंबर मांग लेता है कि किस बैंक से आपने पेमेंट किया है, किस तारीख में किया है। तो ये अमूमन अभ्यर्थी के पास नहीं रहता। कारण उसका क्या होता है कि जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो उसकी एक कॉपी हमें सेव करके रखनी होती है या प्रिंट आउट लेकर के रखना होता है, हम उसको मिस कर जाते हैं।
तो यहाँ पर वो काम नहीं करना है। ड्राइव में आप डाल सकते हैं, जीमेल पर डाल सकते हैं, या किसी भी माध्यम में स्टोर कर सकते हैं। अगला यहाँ पर देखिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोटो को लेकर के है, फोटो और सिग्नेचर। तो ये तो अमूमन सबको पता है कि अभ्यर्थी 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा, 4.5 सेंटीमीटर लंबा रंगीन फोटोग्राफ, कलर्ड फोटोग्राफ, ब्लैक एंड वाइट नहीं चलेगा, 5 KB से लेकर के 30 KB से कम होना चाहिए, JPE, JPEG या JPG इस फॉर्मेट में होना चाहिए। सिग्नेचर का भी वही हो गया, 1.5 सेंटीमीटर हो, 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा हो, हिंदी अंग्रेजी में होना चाहिए, आपका जो भी हो हिंदी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। अगर कैपिटल लेटर में होता है तो वो अमान्य हो जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि अभ्यर्थी अपने हस्ताक्षर के नीचे स्वयं की हस्तलिपि में हिंदी में अपना नाम लिखेंगे। ये यहाँ पर एक नया पॉइंट है। सिग्नेचर तो आप कर रहे हैं, लेकिन उसी के नीचे, सिग्नेचर के नीचे आपको अपना नाम लिखना है हिंदी में, अपनी हस्तलिपि में। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कई अभ्यर्थी ये मिस कर सकते हैं, तो आपको ये काम नहीं करना है। अगला देखिए, अगला पॉइंट जो है यहाँ पर है, यदि अभ्यर्थी ने रजिस्ट्रेशन के समय अपनी कैटेगरी गलत भर दी है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी शुल्क जमा करने के पहले ही अपनी कैटेगरी में बदलाव कर सकता है और इसके उपरांत ही अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान करेगा। शुल्क जमा करने के उपरांत अभ्यर्थी अपनी कैटेगरी में बदलाव नहीं कर सकता है। यानी कि यहाँ पर अगर आपने कैटेगरी गलत भर दी है तो आप फॉर्म फीस सबमिट करने के पहले आप उसको चेंज कर सकते हैं। फिर भी अगर आपने फीस भी सबमिट कर दिया, फॉर्म भी सबमिट कर दिया, एक विकल्प दिया जा रहा है कि हाँ आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन कैटेगरी में आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान ये रखना है कि आप एक बार में भरें और ध्यान से भरें कि कैटेगरी आपकी गलत ना होने पाए। बाकी जो भी डिटेल्स है वो तो आप बाद में संशोधित कर सकते हैं, लेकिन जो आपका फ़ी पेमेंट होता है वो कैटेगरी के अकॉर्डिंग होता है, जो कि आगे हम लोग देखेंगे किस कैटेगरी की कितनी फ़ी है। तो अगर आपने कैटेगरी चेंज कर दिया तो फ़ी भी उसी के अकॉर्डिंग ही आपकी लगेगी, और ऐसी स्थिति में फॉर्म भर जाने के बाद आप कैटेगरी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये गलती नहीं करनी है। और अगर ऐसी गलती हो जाती है तो उसका जो दूसरा विकल्प होना चाहिए कि आयोग ने बोला है, अभी हम लोग आगे बात करेंगे, कि आप कई फॉर्म अगर भरते हैं, एक से अधिक फॉर्म भरते हैं, तो जो सबसे अंत में फॉर्म भरा जाएगा वही मान्य होगा, और उसमें आप जो डिटेल डालेंगे, जो कैटेगरी डालेंगे, वो उसी के अकॉर्डिंग चलेगी। अब देखिए फीस क्या है। नॉर्मल सी बात है, कोई इसमें बहुत विशेष है नहीं कि सामान्य के लिए 185 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 185, अनुसूचित जाति के लिए 95, अनुसूचित जनजाति के लिए 95 और विकलांगजन हेतु के लिए 25 रुपये मात्र फीस है। अगला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, अभ्यर्थी केवल एक बार ही अपना फॉर्म संशोधित कर सकता है। संशोधन कब कर पाएगा? आवेदन पत्र में संशोधन विज्ञापन की अंतिम तिथि तक, यानी कि 21 जून तक आप कर सकते हैं, अथवा उससे एक सप्ताह के अंदर 28 जून 2021 तक आप संशोधन कर सकते हैं, यदि आपने फॉर्म में कुछ गलत फिल कर रखा है या फॉर्म भरते वक्त आपने कुछ गलती कर दिया है। अगला पॉइंट देखिए ये है कि रिजर्वेशन किसको मिलेगा। तो यूपी के जो निवासी हैं उनको तो जैसे मिलता है उसी प्रकार से मिलेगा, लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिक को, उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी यदि नहीं है ये, तो उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, और ऐसे जितने अभ्यर्थी होंगे वो सामान्य श्रेणी में माने जाएंगे। यानी अगर आप किसी दूसरे राज्य के निवासी हैं और यूपी का फॉर्म भरते हैं तो आप सामान्य कैटेगरी में माने जाएंगे। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, EWS के लिए है, आर्थिक रूप से जो कमजोर होते हैं। तो यहाँ पर वही बात है कि समस्त स्रोतों से, वेतन हो गया, कृषि हो गया, व्यापार हो गया, व्यवसाय हो गया, इससे जो भी आय हो रही है, आवेदन करने के वर्ष से एक वर्ष पूर्व, यानी करने के वर्ष के पूर्व वर्ष की आय 8 लाख से कम होनी चाहिए, तभी आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS में आएंगे, जिसमें 10% आरक्षण दिया जाता है। अगला पॉइंट देखिए क्या इंपॉर्टेंट है,
अभ्यर्थी द्वारा उक्त पदों के लिए एक से अधिक आवेदन करने की दशा में अंतिम आवेदन ही सबमिट स्वीकार होगा, शेष सभी आवेदन निरस्त माने जाएंगे। यानी कि आप एक से अधिक फॉर्म सबमिट कर देते हो, फॉर्म फिल करते हो, एक फॉर्म आप भरते हो, उसमें कुछ गलती हो जाती है, जैसे कैटेगरी की हो गई या एड्रेस का हो गया या जो भी है, उसके बाद आप उसको फॉर्म को रहने देते हो, आप दूसरा भरते हो फॉर्म। जब आप इस सिचुएशन में पहुंचते हो कि एक से अधिक फॉर्म हो जाते हैं, तो जो आपका आखिरी वाला फॉर्म होगा उसे ही स्वीकार किया जाएगा, और उसके पहले के जितने भी फॉर्म फिल किए गए रहे होंगे वो सभी निरस्त मान लिए जाएंगे। तो ये थी जानकारी जो भी UPSSC पेट 2021 के बारे में जाननी थी। यहाँ पर देखिए कुछ है सिलेबस की बात इस वीडियो में नहीं करेंगे। सिलेबस की हम लोग एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे UPPSC और UPSSC का, क्योंकि इस बार का जो सिलेबस है पेट के लिए UPSSC का, वो कुछ हद तक देखा जाए तो UPPSC से भी प्रभावित है, और अभी तक जो पैटर्न था UPSSC का वो काफ़ी चेंज है इसमें। यानी कि अगर आप सोचते हैं कि हिंदी, रीजनिंग और मैथ के दम पर आप क्वालिफाई कर जाएंगे, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं, क्योंकि मात्र इन 2-3 विषय की वजह से आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अभी तक अमूमन होता क्या था कि अभ्यर्थी ये सोचता था कि जनरल अवेयरनेस या जनरल स्टडीज़ का जो भी सब्जेक्ट है, 50 क्वेश्चन अमूमन आते थे, 25 या 50 क्वेश्चन। अगर वो बंदा नहीं पढ़ता था तो ये सोचता था कि कुछ क्वेश्चन तो हम कर लेंगे, हम कमांड दूसरे सब्जेक्ट पर करते हैं, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया। जैसा कि SSC और बैंकिंग के स्टूडेंट जो होंगे, हिंदी थोड़ी वीक होती थी लेकिन उस पर हम मेहनत करके कमांड कर लेते थे, बाकी रीजनिंग और मैथ स्ट्रांग होती थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, UPSSC का जो पेट का नोटिफिकेशन में सब्जेक्ट दिए गए हैं, इनमें काफ़ी चेंजेस हैं, और सब्जेक्ट देखेंगे तो GS का पलड़ा जो है वो भारी है। तो यहाँ पर एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें चर्चा करूंगा, हाँ किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन हैं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ।